नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में जिस पार्टी को अक्सर कमज़ोर बताया जाता है, हल्का बताया जाता है, भीतर से उसी पार्टी से डर भी लगता है। अब कुछ ऐसा ही हाल आजकल मोदी जी का है। खबर पर आने से पहले मेरी गुजारिश है आपसे कि मोदी जी के इस बयान को ज़रा गौर से सुनिए। इस घमंडिया गठबंधन की आर्थिक नीति से भी सावधान करना चाहता है। कांग्रेस और उसके इंडी अलायंस, ये घमंडिया गठबंधन। अब दोस्तों, मोदी जी जहां घूम घूम कर देश भर में अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि ये जो इंडिया अलायंस है, ये इंडिया नहीं, इंडी अलायंस, ये गठबंधन नहीं, ये घमंडिया गठबंधन है। ये घमंड से चूर हैं, ये टूटे हुए लोग हैं, ये आपस में ही भिड़ जाएंगे, ये कमजोर हैं, हल्के हैं। हकीकत ये है कि बंद कमरे में मोदी जी को मालूम है कि ये जो इंडिया अलायंस है, कहीं ना कहीं अगर ये एक हो गया, सब एक हो गए पूरे हिंदुस्तान भर में, एक छतरी के नीचे सारा विपक्ष आ गया, तो फिर 2024 की लड़ाई जीतना आसान नहीं है। और 22 और 23 दिसंबर को दिल्ली में जो बीजेपी की, जिसे सबसे बड़ी बैठक कहा जा रहा है, ऑफिस बियरर्स की, देश भर के, बंद कमरे में, बंद हॉल में मोदी जी ने बात कबूल करी कि टक्कर है और कांटे की टक्कर है। और उन्होंने ये कहा कि अगर 350 सीटों पर यह विपक्ष एक होता है, 1 वर्सेस 1 होता है, बीजेपी वर्सेस इंडिया होता है, इंडिया अलायंस, तो फिर आगे का जो सफ़र है वो इतना आसान नहीं है। और इसलिए उन्होंने टारगेट दिया, और टारगेट ये दिया कि जो 37% वोट शेयर है बीजेपी का अब तक 2019 तक मैक्सिमम वोट शेयर है, इस वोट शेयर को 51% तक ले जाना। यानी जो उनका टारगेट है नड्डा को और अमित शाह को, वो ये है कि 51% वोट शेयर बीजेपी को लाना पड़ेगा। और अगर 51% वोट शेयर नहीं आया तो एक बनाम एक की लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, बाजी हाथ से भी निकल सकती है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या 2024 के फाइनल को लेकर इंडिया अलायंस से मोदी वाकई ही घबरा है, मोदी और शाह वाकई घबरा है? और क्या जो अरिथमेटिक है वोट शेयर की, वोटों की जो गणित है, वो इंडिया अलायंस को फेवर कर रही है? 62% शेयर, वोट शेयर इंडिया अलायंस का रहा है और बीजेपी का 37% 2019 में। तो जो वोटों की गणित है, क्या ये फेवर इंडिया अलायंस को कर रही है? और क्या ये जो 3 राज्यों के, ये जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, इसकी जीत का जो जीत जिसको स्वीप किया है बीजेपी ने, इस जीत का 2024 के फाइनल से ज़्यादा मतलब नहीं है। और अगर विधानसभा चुनाव का लोकसभा चुनाव से बहुत मतलब नहीं है, तो क्या गेम इज स्टिल ओपन? क्या खेल अभी भी खुला हुआ है 2024 का? और अगर इंडिया अलायंस के सारे नेता एकजुट होकर, एक तन एक मन से, अथाह परिश्रम के साथ, जीतोड़ मेहनत के साथ, अगर हर सीट भिड़ते हैं, अगर बीजेपी से, हर सीट पर अगर भिड़ते हैं बीजेपी से, तो क्या नतीजा चौंका सकता है आपको भी और मोदी और शाह को भी। अब दोस्तों, अगर आप 2019 के लोकसभा के रिजल्ट्स देखेंगे, नतीजे देखेंगे, तो जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को देखकर आपको ये एहसास हो जाएगा कि मोदी जी वाकई क्यों परेशान हैं, मोदी जी वाकई तकलीफ में क्यों है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 2019 में बीजेपी ने पीक परफॉर्मेंस दी थी। यानी बीजेपी अपने प्रदर्शन के शिखर पर थी, शीर्ष पर थी, पहाड़ की चोटी पर थी। और चोटी के बाद कोई जगह नहीं है, शिखर के बाद कुछ बचता नहीं है, शिखर से आप नीचे ही आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जो हिंदी हार्टलैंड है, जिसमें मैं गुजरात भी जोड़ दूं, जो पट्टी है जहां पर सबसे ज़्यादा फसल काटते हैं मोदी जी, अगर आप उस पट्टी को देखेंगे तो आपको पीक परफॉर्मेंस समझ में आएगी कि बीजेपी एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुकी है, यहां से नीचे ही आएगी। मिसाल के तौर पर गुजरात 26 में 26 सीट जीती थी, तो क्या इस बार 26 में 27 सीट जीत लेंगे?
राजस्थान में 25 सीट जीती, मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीट जीत ले गए, हरियाणा में 10 में 10, दिल्ली में 7 में 7, उत्तराखंड में 5 में 5, हिमाचल में 4 में 4। आप कह सकते हैं कि 106 में 105 सीट जीत कर ले गए। अब वो वोट शेयर अगर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर वो सीटें बढ़ाने की बात करें, तो सवाल ये है कि ये सीटें जो ऑलमोस्ट पीक पर पहुंच गई हैं, यहां से सीटें कम ही हो सकती हैं, बढ़ नहीं सकती। अब कुछ और राज्य भी हैं, और वो राज्य भी मोदी जी के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि वहाँ पर मोदी जी के पुराने साथी छूट गए, या मोदी जी ने छोड़ दिया, या कहीं ना कहीं मनभेद हो गए। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ 36 का आंकड़ा हो गया। अब महाराष्ट्र में पिछली बार 48 में से 41 सीट ले गए थे, जिसमें मेहरबानी शिवसेना की थी, उद्धव ठाकरे की थी। उद्धव ठाकरे से मैंने कहा कि 36 का आंकड़ा है, तलवारें खिंची हुई हैं। बिहार, जहां मोदी जी पूरी तरह से स्वीप कर गए थे, 40 में से 39 सीट ले गए थे, वहां नीतीश कुमार से अनबन हो चुकी है, और इतनी अनबन हो चुकी है कि सीधे सीधे चैलेंज एक दूसरे को दिया जा रहा है। तो क्या नीतीश और लालू जब एक तरफ होंगे, जब वोट की जो अरिथमेटिक है और केमिस्ट्री और अरिथमेटिक बिहार में दोनों ही आरजेडी और जेडीयू के साथ होगा, तो वहाँ पर मोदी जी सीटें कैसे लाएंगे, वोट शेयर कैसे बढ़ाएंगे। कर्नाटक में जहाँ 28 में 26 सीट जीती थी, वहाँ एक ऐसा शख्स आ गया, या एक ऐसा चाणक्य आ गया है, डीके शिव कुमार, जिसने ना सिर्फ मोदी जी से कर्नाटक छीन लिया, बल्कि तेलंगाना में भी उलटफेर कर दिया। तो डीके शिव कुमार के रहते हुए, साउथ इंडिया के चाणक्य रहते हुए, क्या इस बार मोदी जी कर्नाटक स्वीप कर जाएंगे? डबल इंजन की सरकार भी नहीं है तो वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, तो जिस तरह से योगी और अमित शाह के बीच में तलवारें खिंची हैं, उत्तर प्रदेश 2 लॉबीज में बढ़ चुका है। उस उत्तर प्रदेश में भले ही वो राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और 1 महीने राम मंदिर का उत्सव चलेगा, उसके बावजूद जो भीतर घात है, और जिस तरह से वहां इंडिया अलायंस एक हो रहा है, मायावती के आने की भी गुंजाइश है। तो अगर अखिलेश, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार वहां से खड़गे लड़ रहे हैं, अगर वहां से प्रियंका लड़ रही है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, मायावती का हाथी भी आखिरी वक्त पर आ रहा है, बारात में शामिल हो रहा है, अगर, तो क्या 80 में से 73 सीट ला पाएंगे? क्या 80 में से 64 सीट ला पाएंगे? क्या ये सीटें बढ़ेंगी उत्तर प्रदेश में? दिल पर हाथ रख के सोचिए, ये सीटें घटेगी। अब यूपी से थोड़ा हट के अगर हम इस ट्राइबल स्टेट को देखें, झारखंड को देखें, तो झारखंड में पिछली बार 12 सीट ले गए थे, 14 में से 12 सीट ले गए थे। लेकिन इस बार मोदी जी ने जहाँ मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू को जहाँ राष्ट्रपति बनाया, ट्राइबल्स की बात कही, हकीकत यह है कि जिस तरह से इस एकमात्र ट्राइबल चीफ मिनिस्टर को, यहाँ वैसे अब छत्तीसगढ़ में एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर और आ गए, लेकिन झारखंड के इस ट्राइबल चीफ मिनिस्टर को जिस तरह से मोदी जी की एजेंसियां परेशान करती रही है, 2-2 महीने में 5-5 समन भेजे हेमंत सोरेन को, झारखंड में ट्राइबल नाराज है। बावजूद इसके कि मुर्मू जो हैं वो ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, झारखंड में जो बर्ताव किया है हेमंत सोरेन के साथ, कि वो घर से निकल नहीं पा रहे, ये जो अपमान है, ट्राइबल इसे समझ रहे, आदिवासी इसे समझ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में 14 में कितनी सीट मोदी जी लाएंगे? क्या 14 में 14 ले आएंगे? आदिवासियों की अग्नि परीक्षा है झारखंड में। छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि भूपेश बघेल हार से बहुत कुछ सीखे, आज भी उनका कद बरकरार है। 11 में से 9 सीट ले गए थे पिछली बार, असम में 14 में 9 ले गए थे, जम्मू कश्मीर में 6 में 3 ले गए थे। अगर आप देखें तो 241 सीटों में 203 सीट ले गए। 84% स्ट्राइक रेट था, यानी मोदी जी की जो जीत की संभावना थी 84% थी। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे के जाने के बाद, नीतीश कुमार के जाने के बाद, क्या वो ये परफॉर्मेंस दे पाएंगे? बिहार में जो बड़ा स्टेट है, महाराष्ट्र जो बड़ा स्टेट है, ये दोनों स्टेट मिला के तकरीबन 88 सीट लाते हैं, 88 सीट्स हैं। और फिर क्या ये परफॉर्मेंस बाकी स्टेट्स में वो देंगे? सीटें कहाँ बढ़ रही हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। और अगर 1 वर्सेस 1 लड़ाई होगी तो फिर गुंजाइश कितनी रहती है मोदी जी के लिए? अब दोस्तों, मैंने जो आपको 2 ग्राफिक्स दिखाए, एक में मैंने वो केस लिया जहां मोदी जी शिखर पर पहुंच चुके हैं और ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता, नीचे ही उतरना है।
और एक वो सेट था स्टेट्स का जहाँ पर साथी छूट गए, कहीं नीतीश चले गए, कहीं पर हेमंत सोरेन बहुत नाराज़ हैं, कहीं पर उद्धव ठाकरे साथ नहीं हैं, शरद पवार पूरी तरह से मोदी जी पर मोर्चा खोलें क्योंकि भतीजा तोड़ के मोदी जी ले गए। ऐसे बहुत से कारण हैं। लेकिन अब मैं उन स्टेट्स की बात करना चाहता हूँ जहाँ मोदी जी का 2024 का सफ़र या डगर कह वाकई मुश्किल है, वाकई मुश्किल। अगर आप देखें पंजाब में पिछली बार 13 में से 2 सीट मोदी जी जीत के ले गए थे। इस बार तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। और उनके जो साथी थे अकाली दल, वो भी बहुत कमज़ोर स्थिति में। बंगाल 42 में से 18, बहुत बड़ा सरप्राइज़ अमित शाह ने पिछली बार दिया था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। मोदी जी के मंत्री मोदी जी की सरकार छोड़ के ममता जी के पास चले गए, तो हालत ये है वहाँ पर। उड़ीसा में जब तक नवीन पटनायक हैं वो मोदी जी का साथ तो लेते रहेंगे, लेकिन उड़ीसा में साथ देंगे नहीं। बहुत कम गुंजाइश है उड़ीसा में। उड़ीसा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जहां बीजेपी के लिए आप कह सकें कि वो स्वीप कर ले जाएगी। तो अभी भी पीक परफॉर्मेंस पर हैं, 8 सीट जीती थी। और तेलंगाना, जहां सबसे बड़े ख्वाब मोदी जी ने देखे थे आज से 6 महीने पहले, जब से उन्होंने हैदराबाद के कॉरपोरेशन इलेक्शन में गजब ढाया, तब से मोदी जी को लगने लगा कि तेलंगाना उनके हाथ में भविष्य में आ सकता है। कॉरपोरेशन के चुनाव में कूद गए मोदी जी। नतीजा क्या हुआ? तेलंगाना ना सिर्फ उनके हाथ से गया, वो तो कहीं फाइट में थे नहीं, केसीआर के हाथ से भी चला गया और वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई। तो तेलंगाना जहां कांग्रेस की नई सरकार है और जहां आप कह सकते हैं कि मैंडेट इट्स अगेंस्ट बीजेपी, इट्स अगेंस्ट बीजेपी इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, केसीआर के अगेंस्ट तो है ही। वहां 17 में से कितनी सीट मिलेगी, कहाँ से बढ़ेंगी सीटें? बंगाल में कहाँ से बढ़ाएंगे, पंजाब में कहाँ से मिलेंगी, उड़ीसा में कहाँ से मिलेंगी, तेलंगाना में कहाँ से मिलेंगी? स्ट्राइक रेट 34% है, 93 सीटें, लगभग 100, 32 हाथ में। यहाँ पर कैसे सीटें बढ़ाएंगे? 1 वर्सेस 1 में, 1 बनाम 1 में सीटें कैसे बढ़ेंगी? वोट शेयर कैसे बढ़ेगा? बिग क्वेश्चन। अब दोस्तों, मैंने कई राज्यों की समीक्षा आपके सामने नहीं रखी, जो छोटे छोटे राज्य, कहीं 2 सीट कहीं 3 सीट नॉर्थ ईस्ट में, जैसे गोवा हो गया, लेकिन 3 राज्य हैं, 3 बिग स्टेट्स इन साउथ इंडिया। और ये वो स्टेट हैं जहां बीजेपी की गुंजाइश ही नहीं है, संभावना ही नहीं, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। और ये स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, 25 सीट हैं, पिछली बार 0 सीट मिली थी बीजेपी को, 0। और यहाँ पर जो वोट शेयर 1% से कम है बीजेपी का, तो यहाँ तो बहुत मुश्किल है। तमिलनाडु लगभग 40 सीटें हैं, 39, वोट शेयर बहुत कम है। तमिलनाडु में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी वाराणसी के साथ रामेश्वरम जो है वो इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं 2 जगह से। अब रामेश्वरम अगर वो चुनाव लड़ते भी, मान भी लिया जाए, तो जिस पार्टी का वोट शेयर 4% से कम है, 1 भी सीट नहीं है, और क्या इजाफा होगा? खाते में बढ़ोतरी क्या होगी? स्कोर बोर्ड में कितने अंक बढ़ जाएंगे, कितनी सीटें बढ़ जाएंगी? तो तमिलनाडु में भी मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिखती। और केरल में भले ही वोट मोदी जी का 13% है, लेकिन सीट वहाँ भी 0 है, 20 सीटें हैं, कुछ नहीं। तो 84 में यहाँ पर जो स्कोर है वो 0 है। अब आप तय करिए, मैंने आपको एकदम एक एक्सरे रिपोर्ट दी है कि मोदी जी जो एक टारगेट उन्होंने बंद हॉल में दिया, जी हाँ, बंद हॉल में अपने ऑफिस बेयरर्स के साथ सामने जो उन्होंने टारगेट दिया, जो उन्होंने गोल तय किया है, 51% वोट शेयर ले जाने का, सीटें 350, नारा दिया है 400 पर। सवाल यह है कि शिखर पर पहुंचने के बाद और यह स्थिति देखने के बाद, जहां साथी छूट गए और जहां विपक्ष पहली बार एक हो रहा, विपक्ष 2014 में एक नहीं था, 2019 में एक नहीं था, विपक्ष पहली बार एक हो रहा है। मोदी जी इसीलिए घबराए हुए हैं। अब दोस्तों, जब से इंडिया अलायंस बनी है, मोदी जी ने और शाह साहब ने कोशिश तो बहुत करी कि किसी तरह से इसको तोड़ा जाए, दरार डाली जाए, ईडी की मदद लें, सीबीआई की मदद लें, इनकम टैक्स की मदद लें, इसको नोटिस, उसको सम्मन, इसको जेल, उसको गिरफ्तार, सब कुछ किया। केजरीवाल टस से मस नहीं हो रहे। ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं मीटिंग में, बात मान ही लेती हैं। नीतीश कुमार भी बात मान ही लेते हैं, लालू भी साथ खड़े हैं, अखिलेश यादव भी खड़े हैं, सब के सब इंडिया अलायंस में एक साथ हैं। और घबराहट इस वजह से है क्योंकि मैंने पहले भी कहा, जो अरिथमेटिक है, जो वोटों की गणित है, वो इंडिया अलायंस के फेवर में जाती है। क्योंकि अगर आप 2019 का
2019 का अगर आप आंकड़ा दें पिछले इलेक्शन का, तो जो वोट शेयर था इंडिया अलायंस का वो था 62% प्लस, और मोदी जी 37% पे थे। इसीलिए मोदी जी 37% को बढ़ा के 51% करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 37% को बढ़ा के 51% करें तो मुकाबले में वो बने रहेंगे, मुकाबला जीत सकते हैं। लेकिन अगर 37% से 4-5% ही इजाफा हुआ तो 350 सीटों पे जो फाइट हो रही है उसमें जीत का दरवाज़ा खुलेगा कैसे 2024 का? ये मोदी जी के लिए संकट है। और यहां पर अगर अरिथमेटिक फेवर में जा रही है तो इंडिया अलायंस के नेताओं को भी कुछ करना होगा। सबसे पहले सेक्रीफाइस। अगर इंडिया अलायंस को लगता है कि ये करो और मरो की स्थिति है, डू और डाई की स्थिति है, कि अब ऐसा मौका नहीं आएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर 24 में तीसरी बार मोदी आते हैं तो कई रीजनल पार्टीज का दरवाजा बंद होगा। अगर इस तरह का वो सोचते हैं, इस तरह का आशंका है उनके मन में, तो सेक्रीफाइस करना होगा। और सेक्रीफाइस इसलिए करना होगा कि सीट शेयरिंग में ये जो सीट एडजस्टमेंट है जो 31 दिसंबर से शुरू हो रही प्रक्रिया, इंडिया अलायंस को सीट शेयरिंग में दिल बड़ा करना होगा। सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, सबको, और सबको तन मन से एक होकर लड़ना है, करो या मरो की स्थिति। और सबसे बड़ी चीज, कैंडिडेट चुनते वक्त मेरिट पर कैंडिडेट चुनना होगा। और अगर ये 1 वर्सेस 1 होता है 350 सीटों पर, तो एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा दोस्तों, इतनी आसान राह नहीं होगी 2024 की मोदी और शाह के लिए। इट्स अ डिफ़िकल्ट गेम 1 वर्सेस 1। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा इसका कमेंट और प्रतिक्रिया ज़रूर भेजिएगा। और मैं चाहूँगा ये जो 1 वर्सेस 1 है, एक बनाम एक, और ये जो वोट शेयर है, अरिथमेटिक है, इस पर भी अपने कमेंट भेजिएगा कि क्या अरिथमेटिक मोदी जी का गेम बिगाड़ सकती है। और इस अरिथमेटिक में थोड़ी सी केमिस्ट्री मिल जाए, यानी तन मन दोनों एक हो जाएं, तो क्या वाकई गेम बदल सकता है। 3 महीने हैं, देखना है इंडिया अलायंस कैसे पोजीशन लेती है। तो ये आज का वीडियो था, आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूंगा। और मैं चाहूँगा कि अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करिए, आपको नोटिफिकेशन जो है वीडियो सबसे पहले मिलेगा। और आपका हौसला बना रहे, मेहरबानी बनी रहे, उसी से आवाज़ है, उसी से मेरा भी हौसला है। तो आज का ये वीडियो था, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।